हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपने प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपदों के बारे में पढ़ा। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ राज्य होते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारत में महाजनपद हुआ करते थे और इनकी संख्या कितनी थी? तो 16। तो प्रश्न कहता है हमारा कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो फटाफट से आंसर को कमेंट करते चलना है। तो फर्स्ट का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। और हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी संख्या कितनी थी? 16। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मगध महाजनपद में वंशों के क्रम के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर हर्यक वंश, उसके बाद कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड, कहता है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? फटाफट से कमेंट करते चलिएगा। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शंस आपके सामने है, तो सी द राइट आंसर हर्यक। हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य थे, और वो भी किसके शासन काल में? तो बिंबिसार के शासन काल में। याद रखिएगा, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक, यूं कहें कि हर्यक वंश का पहला राजा। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता था? बेटा अपने पिता का क्या करता था? हत्या कर देता था। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखते चलने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? नेपोलियन की संज्ञा किस भारतीय शासक को दी गई है? तो थर्ड का सही आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन सी द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी था, जिसे हम लोग नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो थोड़ा याद रखिएगा, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 4 का आपका सही आंसर, बिफोर बॉल, यानी कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? जनपद कहते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? अशोक ने कलिंग पर विजय किया था, तो उन्होंने उसका जो शिलालेख था, तो कितने मतलब कौन से नंबर वाले शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 5 का सही आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर, 13वां। याद रखिएगा, कौन से शिलालेख? तो 13वां इज द राइट आंसर। और आपको आंसर पहले से पता रहे ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6 है, कहता क्या है कि अशोक किस वंश का शासक था? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अशोक किस वंश का शासक था? करेंगे सभी लोग फटाफट से कमेंट। वेरी गुड, 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, मौर्य वंश। मौर्य वंश का ये बहुत ही महानतम शासक था। कौन? तो अशोक। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है हमारा कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? देखिए, धम्म का शुरुआत किसने की थी? मैंने आपको सब्जेक्टिव में कराया है ना, धम्म की शुरुआत किसने की थी? अगर आपने सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मैंने लिंक भी दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यह आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेगुलर क्या कीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, वहां पर वीडियोज आपको मिलते जाएंगे। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, अशोक ने धम्म चलाया था, धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था प्रचार करने के लिए कि आपको क्या करना है? धम्म का प्रचार करना है। उनके कुछ धम्म थे, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है?
भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, इसमें सोने का क्या हुआ था, बहुत ज्यादा सोने के सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए गए थे। 8 का सही आंसर, 8 का सही आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुप्त काल। याद रखिएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को भी, तो याद रखेंगे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैं कराऊंगा। 10 नंबर कहता है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का प्रमुख एक सम्राट था, तो कहता है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क जो था उसका किस वंश से संबंध था? कुषाण वंश से। और ये भी याद रखिएगा कि देखिए आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में 78 ईसा पूर्व भी ऑप्शन में देता है कंफ्यूजन के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 78 ईस्वी ही आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? जो मौर्यकालीन समय में, मौर्य के समय में जो टकसाल होते थे उनका प्रधान कौन था? तो उनके प्रधान का नाम रखा जाता है लक्षणाध्यक्ष। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, लक्षणाध्यक्ष। और जो क्या करते थे, जो मुद्राओं का परीक्षण करते थे उस अधिकारी को कहा जाता था रूपदर्शक। क्या कहा जाता था? रूप दर्शक। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ये भी होता है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर है, और बहुत ही लाजवाब फेमस क्वेश्चन जी, किसे नहीं पता होगा इसके बारे में। प्रीवियस ईयर से लेकर सभी जगह इस क्वेश्चन को भरा पड़ा है, मतलब ये प्रश्न भरा पड़ा है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और आपने गौर किया होगा, मैंने एक आध वीडियो में ये भी आपको बोला था कि देखिए पढ़ाई तो हर कोई करता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक वही प्राप्त करते हैं जो सबसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता है। समझिएगा, पढ़ाई हर कोई करता है। अगर आप क्लास की ही बात कर ले सिंपल सा, तो क्लास में देखिएगा हर लोग पढ़ता है, जितना भी स्टूडेंट होगा सब पढ़ाई करता है, लेकिन रोल नंबर 1 किसका रहता है? जो सबसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करता है उसी का रोल नंबर 1 रहता है। तो इसीलिए पढ़ाई करना है, कंपेयर कर करके पढ़ते चलिए कि ना हम भी उससे अच्छा करें और हम भी आगे अच्छा करते चलें। देखिए पुराणों की संख्या पूछ जाती है आपके एग्जामिनेशन में, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाजनपद कितने हैं? तो 16। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। और बाकी तो मैं वीडियो आप लोगों को दे ही रहा हूं, इससे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाता होगा, और बाकी सेल्फ स्टडी करते रहिए। 13 नंबर कहता है हमारा कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? प्रियदर्शी का मतलब समझते हैं, सुंदर मुखाकृति वाले राजा। सुंदर मुखाकृति वाले राजा यानी प्रियदर्शी कहा जाता है। और यहाँ पर इस टर्म्स को समझने के लिए एक बात को याद रखिए, 1837 ईस्वी, मैंने आपको बताया भी है कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया था, और उसने देखा था कि अधिकांश जो अभिलेख हैं और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अंकित है। तो याद रखिएगा अशोक इज द राइट आंसर। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये भी लाजवाब सा प्रश्न है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और मैं वही क्वेश्चंस को लाता हूं जो सिलेक्टेड रहते हैं, अच्छे लेवल के रहते हैं, और जिनकी संभावना यानी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। समझिए कोई आपको फ्री में कंटेंट दे रहा है, फ्री में कंटेंट बिल्कुल मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, कम से कम शेयर करना तो बनता है। पीडीएफ भी साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कराता चलता हूं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था अशोक के अभिलेखों के बारे में, जिसे 1837 ईस्वी में सबसे पहले डिकोड किया गया। जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है, उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को डिकोड किया था और बताया था। तो याद रखिएगा प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। ये सारे के सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, देखिए क्या कहता है कि मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? यानी मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेगास्थनीज बहुत ही फेमस सा नाम है एग्जामिनेशन में, तो इस नाम को बिना देखे हुए आपका एग्जामिनेशन पार ही नहीं लग सकता है। मतलब इस नाम से मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही आना निश्चित है। 100% क्या है, तो 100% विश्वास के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो 15 का आपका सही आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने
सेल्यूकस निकेटर वाली कहानी मैंने आपको बताया था। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी किया था और उसके बाद मेगास्थनीज प्रस्तावना हुआ था, संधि हुआ था। उस संधि के तहत मेगास्थनीज को यहाँ का राजदूत बनाकर भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, और इसने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक 16 कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके लिए है। तो 16 का देखिए, 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिसेन। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और इसे प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग का मतलब क्या? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया। और ये क्वेश्चंस को 2010 में, 13 में, 15 में, 16 में पूछा गया है। और ये जो हरिसेन थे ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। और ये भी लाजवाब सा प्रश्न है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा राइट वे में लाइए। 17 कहता है कि राजत रंगनी के लेखक कौन थे? राजत रंगनी के लेखक फ्रेंड्स याद रखना है, कलहन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो राजत रंगनी के लेखक कौन थे? आपके कलहन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, थोड़ा सा इसे भी ऊपर कर लिया ही जाए, आज क्या हो रहा है। हाँ 18 देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश के, मतलब किस वंश के काल में इसकी चर्चा की गई थी? मौर्य वंश के काल में, ठीक है ना। तो इसका 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने। याद रखेंगे, शायद आगे आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, मैंने बोला भी है, चलिए मिल ही गया। यहाँ पर नहीं, उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न नहीं मिले हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना फ्रेंड 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। किसने किया था? कौटिल्य ने। और किस वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है? तो मौर्य वंश के बारे में। तो याद रखना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार, मैंने आपको बताया था, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र हुए कौन? अजातशत्रु। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया भी है। तो ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट और मायने हैं, कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लगभग हर एक कोई जानता है पितृहंता वंश के बारे में, पितृहंता के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग अपने 20 नंबर तक कर लिए थे ना, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इधर राइट आंसर, वज्जी को गणसंघ कहा गया है, ठीक ना। याद रखना, यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे था और वज्जी संघ में टोटल 28 राज्य क्या थे? तो शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो पाटलिपुत्र है, गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थापना किया गया था इस पाटलिपुत्र का। और उदयन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे हैं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन द्वारा किया गया था और इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। जैसे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है 23, प्रसिद्ध ग्रंथ, सॉरी ऊपर चला जा रहा है। हाँ 23 है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, इंडिका की रचना, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा, राजदूत है ना, किसके दरबार का? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24 नंबर, कहता है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे फूट डालकर सबसे पहले अजातशत्रु ने इस कार्य को क्या किया था? शुरू किया था। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का सम्राट बना और फिर इन्होंने फूट डालकर वज्जी संघ, जिसमें मैंने बताया कि इसमें 8 राज्य शामिल थे, तो वज्जी संघ पर इसने विजय प्राप्त किया था। किसने? तो अजातशत्रु ने। और याद रखिएगा, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाया था, यानी मगध पे अपना शासन जमाया था, मगध का सम्राट बना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि आपके लिए ही रहेंगे, कुछ मैं बता देता हूं, बाकी तो आपको ही करना है। देखिए क्वेश्चन है कि मिलान करें, इससे आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए इधर राजवंश के नाम दिए गए हैं और इधर शासक, तो किस राजवंश से कौन से शासक हुए आपको यहाँ पर मतलब इसका मिलान करना है। एज ए टर्म समझिए कि अगर आप इसे कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, आपका ये वर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिया है, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपको करना है, ध्यान
ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 को कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है कि इसको मैचिंग करके इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा। फर्स्ट का ऐसे लिख दीजिएगा, मान लीजिए फर्स्ट का है सुंग वंश, तो सुंग वंश का बता ही देता हूं मैं। सुंग का मान लीजिए सुंग का क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग, तो सुंग का पुष्यमित्र सुंग, तो फर्स्ट का आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में। फिर सेकंड का, तो सेकंड का आंसर देखिए कुषाण, तो कुषाण किससे संबंधित है, कनिष्क से, कनिष्क खोजते हैं यहाँ पर चौथा नंबर पर, तो चौथा हम लोग लगा देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, हर्यक, तो हर्यक किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, खोजेंगे इधर हम लोग। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, अजात शत्रु मिल गया हम लोग को, कहाँ मिल गया, अजात शत्रु मिल गया, तो अजात शत्रु के पास हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर क्या कहता है, मौर्य, तो मौर्य में भी हम लोग खोज लेंगे, कहाँ गया मौर्य, मौर्य कहाँ गया जी, मौर्य, देखते हैं हम लोग, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। अजात शत्रु, ओहो बिंदुसार सेकंड में ही था, कंफ्यूज हम लोग हो गए। तो चलिए देखिए, तो 4 का, तो इस तरह से आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी टर्म्स रहेगा, वो जितने भी राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, शासक से, वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं इसका आंसर। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी तरह की दिक्कत हो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9523297596, 9523297596 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहां से आपको 100% किसी भी टर्म्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।